बीएड फर्स्ट ईयर, डेट हो गई आज 30। हम इसमें पढ़ रहे थे बोध शिक्षा प्रणाली। बोध शिक्षा प्रणाली इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। बोध शिक्षा की विशेषताएं, बोध शिक्षा के उद्देश्य, बोध शिक्षा में कौन कौन से संस्कार हैं जो विद्या से रिलेटेड है। जैसे आपका पबज्जा संस्कार था, उसमें विद्या को प्रारंभ करने वाला संस्कार पबज्जा संस्कार। फिर हमने शिक्षक के बारे में पढ़ा, फिर हमने विद्यार्थी के बारे में पढ़ा, फिर हमने पाठ्यचर्या के बारे में पढ़ा कि उन स्कूलों में कौन सी पाठ्यचर्या या सब्जेक्ट जो थे वो पढ़ाए जाते थे। अब हम पढ़ रहे थे इसमें हम कि उन पाठ्यक्रम को किस माध्यम से दिया जाता था, बच्चों तक पहुंचाया जाता था, अर्थात टीचिंग मेथड कौन कौन से अपनाए जाते थे। हमने स्टार्ट कर दिया था पिछले पीरियड में हमने, अर्थात शिक्षण विधियाँ। किसी भी टीचर की शिक्षण विधियाँ होती हैं, अपने अपने पढ़ाने के तरीके होते हैं, अपनी तकनीकियाँ होती हैं। लेकिन बोध काल में, बोध शिक्षा प्रणाली में ज़्यादातर अध्यापकों के द्वारा या उपाध्यायों के द्वारा कौन कौन सी शिक्षण विधियों का उपयोग किया गया, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। हमने पहली इसमें पढ़ी थी अनुकरण विधि, उसके बाद प्रश्नोत्तर विधि। दो विधि हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे इसमें व्याख्या विधि। तीसरे नंबर पर व्याख्या विधि। नेक्स्ट है इसमें वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि एक है इसमें व्याख्यान, एक थी व्याख्या, एक है व्याख्यान विधि। लेक्चर मेथड बोलते हैं इसको। ये होती है हमारी एक्सप्लेनेशन मेथड, किसी चीज़ की व्याख्या करना, और ये व्याख्यान देना, भाषण देना, है ना। तो इसके बाद में आती है इसमें सम्मेलन विधि। सम्मेलन विधि एवं अभ्यास विधि। नेक्स्ट आती है इसमें स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि नेक्स्ट आती है इसमें भ्रमण विधि या देशाटन विधि बोलते हैं इसको। देशाटन विधि। ये सारी विधियां, दो विधि पहले हम डिस्कस कर चुके थे, अनुकरण विधि और दूसरी थी प्रश्नोत्तर विधि, है ना। तीसरी विधि है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की पूरी व्याख्या करना, उसको एक्सप्लेन कर देना। छोटी सी बात हमने आपको बताई, जैसे क्लास में जा कर के कोई हमने दोहा लिया या हमने सामाजिक विषय का कोई चैप्टर लिया, उसमें कोई टॉपिक बताने जा रहे हैं, तो उस टॉपिक को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से, और उदाहरण भी ऐसे जो उनके डेली यूज में काम आते हों, तो उसके आधार पर हम किसी भी चीज़ को या जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उन टॉपिक को क्लियर करते जाते थे। उसको व्याख्या विधि बोलते हैं। उस जमाने में वाद विवाद विधि भी बहुत फेमस थी।
वाद विवाद का क्या मतलब हो गया यहाँ पर, कोई हमने टॉपिक लिया, माना कि मोक्ष की प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य है हमारा, हमने कोई टॉपिक लिया, तो कुछ बच्चे जो है उसके पक्ष में बोलेंगे, कुछ बच्चे जो है उसके विपक्ष में बोलेंगे। या हम कह सकते हैं कि क्या अनुशासन विद्यालय के लिए जरूरी है, तो कुछ बच्चे हाँ पक्ष में बोलेंगे, कुछ ना पक्ष में बोलेंगे, अर्थात जरूरी है कुछ नहीं जरूरी है। तो उनमें फिर वाद विवाद होता है, और जब वाद विवाद होता है तो कुछ नए विचार निकल करके सामने आते हैं। उन नए विचारों को नए जनरेशन के लिए फिर हम प्रिंट करते हैं किताबों के माध्यम से, उसको रखते हैं कि नए जनरेशन इस चीज़ को प्राप्त करे, इस ज्ञान को प्राप्त करे। वाद विवाद से क्या होता है, वाद विवाद से एक तो हर बच्चे को ज्ञान हो जाता है, क्योंकि देखो हमने दो टीम बनाई है, एक तर्क में देगी, एक वितर्क में देगी उसके, है ना, या एक हाँ पक्ष में देगी, एक ना पक्ष में देगी अपने जवाब जो है। तो उस हाँ और ना को पढ़ने के लिए उन दोनों टीम के सदस्यों ने काफ़ी मेहनत करी होगी, तो उनकी ऑब्वियसली है नॉलेज बढ़ेगी, उनका ज्ञान बढ़ेगा, है ना। और क्या होता है, और बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब वो डायस पर आकर के, मंच पर आकर के अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे तो विभिन्न तरह की जो उसकी हिचकिटाहटें होती हैं, उनको थोड़ा सा असमंजस सा होता है, वो स्थिति जो है वो क्रिएट नहीं होती, फिर धीरे धीरे उसके झंझलाहट जो है वो ख़त्म होती चली जाती है, और फिर उसका आत्मविश्वास एक दिन बढ़िया हो जाता है। तो शास्त्रार्थ विधि भी या वाद विवाद विधि भी एक ही बात है ये हमारी। तो वाद विवाद विधि के माध्यम से भी बौद्ध धर्म में बच्चों को पढ़ाया जाता था, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में। इसके बाद आती है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि, ये सारी विधियां जो है फिलहाल जो है ये उच्च स्तर की थी, उच्च स्तर के लेवल पर इन बच्चों को पढ़ाया जाता था। ये व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड का क्या मतलब हुआ कि कोई टॉपिक लिया और उस टॉपिक पर टीचर ने बच्चों को अपना पढ़ाना शुरू कर दिया, उस पर अपना भाषण देना शुरू कर दिया, विभिन्न तर्कों के माध्यम से, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से, विभिन्न एग्जाम्पल्स के माध्यम से उस चीज़ को हम क्लियर करते चलते हैं, अपने भाषण को सही करते चलते हैं। भाषण हमारा मधुर वाणी में होना चाहिए, इसका भी ख्याल वो रखते थे, और हमारी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चे तक वो आवाज़ हमारी पहुंच जाए, और जो हमारा शिक्षा प्रदान करने का जो हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य को हासिल कर ले हम, तो वो व्याख्यान विधि के द्वारा हम उसको हासिल करना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाद होता है सम्मेलन विधि के माध्यम से भी बौद्ध शिक्षा प्रणाली में पढ़ाया जाता था। उसमें क्या होता था, जैसे एक प्रदेश में हमारी कई यूनिवर्सिटी भी हो सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि जैसे जिला सहारनपुर है, तो जिला सहारनपुर के बीएड कॉलेज, जितने भी हमारे बीएड कॉलेज हैं, चाहे वो हमारे सरकारी कॉलेज हों, चाहे हमारे मैनेजमेंट के सेल्फ फाइनेंसिंग के कॉलेज हों, उनका हमने एक सम्मेलन बुलवाया। किसी कॉलेज में हमने एक सम्मेलन बुलवाया, उस सम्मेलन में कम से कम 10-10 बच्चे हमने, जो 6-6 बच्चे थे, 10-10 बच्चे या 5-5 बच्चे जो है, या 2-2 3-3 बच्चे जो है, हम प्रत्येक कॉलेज ने उसमें भेजा। हमने कोई टॉपिक रखा हुआ है, एक थीम बना दी गई है, उस थीम में फिर एक टॉपिक बनाया है, उस टॉपिक में फिर सब टॉपिक आएंगे, तो सब टॉपिक पर अपने अपने विचार सब प्रस्तुत करेंगे, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर विभिन्न विद्वानों का सम्मेलन होगा। विभिन्न कॉलेज के जो उनके साथ में प्रोफेसर लोग आएंगे, वो एक जगह बैठेंगे, अपनी आपस में बातचीत भी कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान भी लगाने की कोशिश करते हैं, और फिर उसमें विभिन्न स्कूलों से, कॉलेज से, महाविद्यालयों से जो छात्र छात्राएं आए हैं वो भी आपस में मिलते हैं, सम्मेलन करते हैं, वो भी आपस में मिलते हैं, मंच से अपनी अपनी बात को वो प्रस्तुत करते हैं, है ना। छात्र एक दूसरे के विचारों को सुनेंगे, एक दूसरे के विचारों को सुनेंगे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जो चीज़ मुझे नहीं मालूम थी वो दूसरे बच्चे से मुझे मालूम हो गई, है ना।
तो इस सम्मेलन से वो बहुत फायदा होता है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा बढ़ता है, हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, हमारी विभिन्न प्रकार के जो डाउट्स होते हैं, शंकाएं, समाधान उनका निकल जाता है, विभिन्न तरह के जो प्रश्न होते हैं उनके भी उत्तर में मिल जाते हैं, बिना हमारे बोले ही हमारे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, तो हमारी विभिन्न व्यक्तिगत समस्याएं, हमारी पढ़ाई से संबंधित समस्याएं जो है वो भी हमारी सम्मेलन विधि के माध्यम से दूर हो जाती थी। तो ये भी गौतम बुद्ध के द्वारा चलाई गई विधि थी। नेक्स्ट होता है इसमें प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि का क्या मतलब है? जितने भी हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते थे, प्रयोगात्मक सब्जेक्ट होते थे, जैसे अभी वर्तमान का मैं उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे हाई स्कूल हम करते हैं या इंटर करते हैं, इंटर कॉलेज में, हाई स्कूल में हमारी लैब बनी हुई होती है, प्रयोगशालाएं बनी हुई होती हैं। क्या होता है उसमें? बायोलॉजी की अलग बनी हुई होती है, फिजिक्स की अलग होती है, हमारी केमिस्ट्री की अलग होती है, हमारी जियोग्राफी की अलग होती है हमारी, है ना। तो उनमें एक लैब असिस्टेंट होता है, एक लैब का एक मुख्य इंचार्ज होता है। वहाँ पर उन बच्चों का एक पीरियड होता है, तो उन लैब में उन बच्चों को ले जाया जाता है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो जो टीचर, जो इंचार्ज नियुक्त किया गया है उस लैब में, जो कोई भी टॉपिक होगा उस दिन का पढ़ाने वाला या उसमें प्रदर्शन करने वाला, तो उस चीज़ का सबसे पहले तो प्रदर्शन करेगा कि ये इस तरह से बनेगी। मान लिया कोई गैस बनानी है, तो उस गैस को बनाने का तो थोड़ा सा पहले मेथड बताएगा कि ये बीकर है, ये प्रखनली है, ये गैसें हैं, इनका मिश्रण ऐसा होगा, इस तरह से मिलाएंगे, इसको कहाँ रखेंगे, स्प्लिट लैम्प के ऊपर ऐसे रखेंगे। मतलब थोड़ा सा प्रदर्शन करता है वो, उसको दिखाता है वो कर करके फिर, है ना। प्रदर्शन का मतलब यहाँ डेमो करके दिखाना उस चीज़ को, जो भी वो गैसेस बनाई जा रही है तो उसका ही डेमो करके दिखाते हैं। वो अपनी मेज पर सब बच्चे चारों तरफ उसको देखते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। फिर उसके बाद में उसी चीज़ को प्रत्येक बच्चों से कराया जाता है। वो क्या है? वो अभ्यास कराया जाता है। पहले तो टीचर ने प्रदर्शन किया, अपने आप को करके दिखाया कि ऐसे ऐसे ये चीज़ बनेगी। किसी भी सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसी तरह से वहाँ पर उस बोधकालीन शिक्षा प्रणाली में जो भी हमारे प्रयोगात्मक सब्जेक्ट होते थे, उनका पहले टीचर के द्वारा प्रदर्शन किया जाता था, डेमो किया जाता था, फिर बच्चों से उनका अभ्यास करवाया जाता था। फिर आती है हमारी स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि अर्थात सेल्फ स्टडी, स्वयं अध्ययन करना, अपने आप अध्ययन करना। अपने आप अध्ययन कैसे करेंगे? हमारे पास कुछ मटेरियल होना चाहिए। वैदिक काल में मटेरियल इस तरह का नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, लेकिन बौद्ध काल में बौद्ध विहारों में कई कई मंजिल इमारतें जो हैं वो लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल की गई है। जैसे आपका नालंदा विश्वविद्यालय, उसमें 9 मंजिला इमारत थी जिसमें खाली लाइब्रेरी ही बनाई गई थी। लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार के जो विषय होते हैं हमारे, उन विषयों पर लिखी गई प्रमुख विद्वानों द्वारा, उपाध्याय द्वारा, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अपने जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किए हैं अपने जीवन में, उन जीवन से संबंधित अपने अनुभव को उन्होंने एक किताबों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से लाइब्रेरी में रखा हुआ था। तो वहीं से ये स्वाध्याय विधि उपजी है। अर्थात स्वाध्याय विधि का श्रेय जो जाता है चलन में लाने का, वो बौद्ध काल को जाता है। अगर ये आपके पास कोई प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में 2 नंबर का कि स्वाध्याय विधि का प्रचलन किस काल में हुआ था, 4 ऑप्शन देगा आपके, वैदिक काल, बौद्ध काल, मध्यकाल और आपका ब्रिटिश काल। तो आपको बौद्ध काल में निशान लगाना है। उसमें लाइब्रेरी में अगर किसी बच्चे का किसी क्लास का पीरियड खाली है किसी टीचर की अनुपस्थिति में, भाई टीचर को कोई परेशानी हो गई है, कोई अपना इंडिविजुअल कार्य निकल आया है कि उसको बाहर जाना पड़ गया है, उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो टीचर की अब्सेंस में बच्चों को लाइब्रेरी में ले जा करके पढ़ाते थे, स्वयं अध्ययन करते थे। ये तो एक अलग बात होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो आज हमने पढ़ा है, जो हमारे अध्यापकों ने हमें पढ़ाया है,
उसको हम खुद चेक करें किताबों के माध्यम से, किताबों में देखें, पुस्तकों में देखें कि हमारे टीचर ने हमें क्या पढ़ाया है। क्योंकि जब क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो हो सकता है किसी बच्चे की जो कैचिंग पावर होती है उसने 50% उसको कैच किया है, किसी ने 30% कैच किया है, किसी ने 75% कैच किया है। तो फिर उसके बाद का जो बचा हुआ जो भाग है वो 50% का या 25% का वो हम किताबों से उसको देख सकते हैं। तो स्वाध्याय विधि वहाँ से निकल करके आई है। इसके बाद में आती है देशाटन विधि। देशाटन विधि का मतलब होता है भ्रमण विधि, टूर मेथड। टूर मेथड, टूर ले जाते हैं ना आजकल, जैसे बीएड में ले जाते थे अब से 3-4 साल पहले, तो टूर की एक फाइल भी बनती थी, वो नेसेसरी थी। अब फिलहाल हटा दिया गया कोर्स में से। लेकिन ये टूर मेथड जो है इसका श्रेय भी बोधकाल को ही जाता है। इसने शुरुआत करी है इस मेथड की। शुरुआत तो दूसरे मकसद से की थी। मकसद क्या था? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। और उसके लिए गौतम बुद्ध स्वयं भी जाते थे और कभी कभी अपने शिष्यों को भी भेजते थे, है ना। तो जैसे गौतम बुद्ध स्वयं जाते थे तो 5-7 उनके शिष्य उनके साथ में है, वो भी जाते थे उनके साथ में। तो ऐसे ही जो है हमारे गौतम बुद्ध जो होते हैं वो एक गांव में चले जाते हैं और वहाँ पर रुक जाते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शाम हो गई है, शाम को अपना प्रवचन दिया। प्रवचन देने के बाद में जितनी भी पब्लिक वहाँ पर बैठी है उनमें से एक लेडीज उठती है लास्ट में और वह गौतम बुद्ध के पास आती है और कहती है कि गुरुजी, मैंने आपका उपदेश सुना, भाषण सुना, मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने जो है आत्मज्ञान के ऊपर, आत्म सुधार के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उदाहरण दिए हैं। मुझको भी आत्मज्ञान चाहिए, क्या आप मुझे आत्मज्ञान देंगे? तो गौतम बुद्ध ने कहा तथास्तु, ठीक है, हम आपको आत्मज्ञान का प्रवचन हमने दिया है। आत्मज्ञान किस तरह से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी हम आपको बताएंगे और बताने के लिए कल हम आपके दरवाजे आएंगे, है ना। तो वो लेडीज बहुत खुश हुई। तो उसके दिमाग में एक बात आई कि गौतम बुद्ध जो है मेरे घर आ रहे हैं, तथागत या बुद्ध भगवान जो है मेरे घर आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं उनको दावत दूं, या कमंडलू में वो दावत लेते हैं, खाना लेते हैं, भोजन लेते हैं, क्यों ना मैं उनके लिए कुछ मिष्ठान बनाऊं। तो उसके लिए उसने खीर बनाने की तैयारी करी और बहुत जल्द उठ गई वो, भोर में ही 3-4 बजे के लगभग उठ गई वो, और उसने बहुत अच्छी तरह से खीर को पकाया। उसमें खीर में उसने दूध, चावल, मीठे के अलावा बहुत सारे उसने मेवा डाला। उसमें मखाना हुआ, छुआरा हुआ, काजू हुआ, बादाम हुआ, खोपा हुआ, है ना, ये सब चीज़ें उसमें डाल करके बहुत अच्छी तरह से उसने खीर को तैयार किया। तो गौतम बुद्ध का एक नियम था कि वो भिक्षा लेने के लिए जाते थे और उतनी ही भिक्षा लेते थे, या अपने शिष्यों से भी कहते थे कि उतनी भिक्षा लेनी है जितनी हमारा एक दिन का जो डेली का हमारा गुजारा चल जाए। तो उसने उस लेडीज को भी यही कहा था कि हम सुबह आपके पास भिक्षा लेने आएंगे, तभी हम आपको आत्मज्ञान देंगे। तो गौतम बुद्ध आए और अपना जो भी उन्होंने भिक्षाम देही तो वैदिक काल में बोलते थे, लेकिन बौद्ध काल में जो भिक्षा ली जाती थी वो मौन रूप से ली जाती थी। मौन रूप से अर्थात जो दरवाज़ा होता था, मेन गेट, उसको नॉक कर देते थे, ठक ठक कर देते थे इस तरह से, ताकि अंदर वाले को पता लग जाए कोई आया है। तो गौतम बुद्ध जी आए
और वो औरत जो थी वो बहुत खुश हुई, भगवान मेरे घर आए हैं। तो उन्होंने उनको अंदर बुलाया, बैठाया और फिर वो एक कटोरे में खीर लेकर के आई। जब खीर लेकर के आई तो गौतम बुद्ध ने अपना कमंडलू उसके आगे कर दिया ऐसे ही। तो जैसे ही वो औरत उस खीर को उस कमंडलू में डालने लगी तो उसका हाथ रुक गया, वो डाल नहीं पाई, वो चौंक गई देख करके। तो गौतम बुद्ध ने कहा, भद्रे डालो उसमें खीर, भिक्षा हम लेने आए हैं तो हमें दीजिए भिक्षा। लेकिन वो दंग रह गई। तो उसने बोला, इसमें तो कमंडलू में तो गोबर भरा पड़ा है, इसमें मैं खीर कैसे डाल सकती हूँ, वो भी गंदी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और मैंने तो खुशी खुशी हो करके खीर बनाई है, इतनी सारी मैंने मेहनत की है, बहुत सुबह मैं उठी हूँ, 3-4 बजे के लगभग मैं उठी हूँ, नहा धो करके मैंने इतनी यत्न प्रयत्न से बनाया है इसको, खीर को, इतना सारा इसमें मेहनत की है, मेवा डाला है, और मैं अगर इसमें डाल दूंगी तो सारा का सारा बेकार चला जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने तभी उसको उत्तर दिया, बेटी या भद्रे, आप 3-4 घंटों की मेहनत को जाया नहीं होने दे रही है, बेकार नहीं जाने दे रही है। उसको आप ये समझ रही हैं कि मैंने पता नहीं कितना प्रयास कर लिया, कितनी मेहनत कर ली है, और मैंने इतनी मेहनत की है, 7 वर्षों के बाद में मुझे सत्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और 7 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद में मैंने वो ज्ञान प्राप्त किया है, आत्मज्ञान, सत्य का ज्ञान जो है। और उसके बाद भी फिर मैं समाज में उसी के लिए प्रचार प्रसार करता फिर रहा हूँ, तो वो आत्मज्ञान जो है वो एकदम से आपको कैसे मिल जाएगा? आपको भी अपने अंदर की जो गंदगी है वो निकालनी पड़ेगी। आपको अपना पात्र जो है, आपको अपना बर्तन जो है, ये शारीरिक बर्तन है, वो साफ करना पड़ेगा आपको, तब जा करके उसमें आत्मज्ञान आ सकता है, बैठ सकता है, उसकी जगह आ सकती है। अगर गंदगी भरी रहेगी तो आत्मज्ञान आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो पहले हमें अपने शरीर के कलमश, कसाय, दोष, दुर्गुण, विभिन्न प्रकार के आदमियों के संस्कार होते हैं, पिछले जन्म के कुसंस्कार हमारी आत्मा के ऊपर पड़े हुए होते हैं, तो हम उनको लेकर के जन्म लेते हैं, है ना। तो विभिन्न प्रकार के जो कुसंस्कार हमारी आत्मा पर है, उस गंदगी को या समाज से के वातावरण में आकर के हमारे ऊपर जो हमारे मन के, हृदय के ऊपर गंदगी आ गई है, तो उसकी हमें छटाई करनी है, उसकी कटाई करनी है, उसको सफाई करनी है गंदगी की। तो वो बर्तन हमारा साफ होगा, तब जा करके हमें आत्मज्ञान मिलेगा, वो ठहर जाएगा वहाँ पर। और फिर देखना चमत्कार। तो आप 3-4 घंटे की मेहनत नहीं दे सकती, तो मैं आपको 7-8 साल का जो प्रयास किया मैं एकदम से कैसे दे सकता हूँ? इसके लिए आपको धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देशाटन विधि या टूर मेथड से वो अपने जो प्रवचन थे, उपदेश थे, वो समाज को देते थे, ताकि समाज जो है सुधार की तरफ बढ़ सके, अपना आत्म सुधार कर सके, अपना उपकार कर सके, अपने परिवार का उपकार कर सके, अपने पड़ोसियों का उपकार कर सके, है ना। तो इस प्रकार से ये वहाँ की जो शिक्षण विधियाँ थी मैंने आपको बताई है। कम से कम ये 8-9 विधि हो गई हमारी, 10 विधि हो गई, है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें। शिक्षा के केंद्र, शिक्षा के केंद्र। शिक्षा के केंद्र, एजुकेशनल सेंटर। शिक्षा के केंद्र का अभिप्राय है कि बच्चा जहां पढ़ने जाता था उनको क्या नाम दिया गया है, कहाँ कहाँ वो थे शिक्षा के केंद्र। देखिए, बौद्ध काल में चाहे प्राथमिक शिक्षा रही हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा रही हो, चाहे उच्च शिक्षा रही हो, चाहे आपकी व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन रही हो, वो सारी की सारी बौद्ध मठों में या बौद्ध विहारों में उसको नाम दिया गया है
वहां पर होती थी। कहाँ? बौद्ध विहार या बौद्ध मठ। कौन कौन से थे ये आपके? तक्षशिला, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, जगदल्ला, नदिया, ये कुछ मैंने आपको मुख्य मुख्य उस जमाने के बौद्ध विहार या बौद्ध मठ या विश्वविद्यालय कह लीजिए इनको आप, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये तो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय तो वैदिक काल में भी प्रसिद्ध रहा है, फेमस रहा है। उसके बाद में बौद्ध काल का भी शिक्षा केंद्र रहा है। नालंदा, ये आपका 2 विश्वविद्यालय जो थे ये पूरे वर्ल्ड स्तर पर फेमस थे। इन दोनों विश्वविद्यालयों में, बल्कि इसमें भी विश्व का जो एशिया जो देश है हमारा, एशिया महाद्वीप जो है, इसके जैसे आपका चाइना हुआ, मलेशिया हुआ, मध्य एशिया हुआ, जावा हुआ, इंडोनेशिया हुआ और कोरिया हुआ, जापान हुआ, है ना, जो भी इस ज़माने में इनके नाम रहे होंगे, तो वहाँ से भी विद्यार्थी जो थे अपनी ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए इन तक्षशिला और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते थे। तो इस तरह हमारी इनकी प्रसिद्धि वहाँ पर बनी हुई थी। तो हमारे चाहे प्राथमिक शिक्षा रही हो, चाहे हमारी उच्च शिक्षा रही हो, इन तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, जगदल्ला, नदिया, वाराणसी का भी नाम इसमें आता है। तो काफ़ी और भी रहे हैं उसमें जो बौद्ध मठ थे, तो उनमें हमारी शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं अनुशासन। अनुशासन अनुशासन या डिसिप्लिन अनुशासन तो किसी भी शिक्षा प्रणाली का एक मुख्य पार्ट होता था। वैदिक काल में भी अनुशासन था, बौद्ध काल में भी बौद्ध मठों, बौद्ध विहारों में अनुशासन की प्रक्रिया बनाई जाती थी। चाहे विद्यार्थी रहे हों, चाहे टीचर्स रहे हों, शिक्षक रहे हों, तो उन दोनों को अनुशासन का पालन बहुत ही कठोरता के साथ में करना पड़ता था। यहाँ तक कि कुछ बच्चों का निष्कासन भी किया जाता था। कुछ ऐसा नियम बनाया हुआ था कि अगर बच्चे जो है कुछ इस तरह का अनुशासन भंग करते हैं, कुछ नियमों का अनदेखी करते हैं, उनका अनुपालन नहीं करते हैं, तो उसमें बच्चों का रेस्टिकेशन भी कर देते थे, उसको निष्कासित कर देते थे, वहाँ से उसकी पढ़ाई ख़त्म कर दी जाती थी उस विश्वविद्यालय से। तो इस प्रकार से कठोरता के साथ में टीचर्स हो चाहे विद्यार्थी हो, उनका अनुशासन का पालन करना पड़ता था। जो भी बौद्ध संघ ने, बौद्ध विहारों ने अपने नियम बनाए थे, रूल रेगुलेशन बनाए थे, उन सब का सभी को पालन करना पड़ता था। नेक्स्ट आता है इसमें वुमेन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा या हम इसको कह सकते हैं वुमेन एजुकेशन। जैसी स्थिति वैदिक काल में स्त्रियों की थी, वैसी स्थिति बौद्ध काल में नहीं रही है।
शुरू में तो क्या था, गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध मठों में, अपने बौद्ध विहारों में स्त्रियों को शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। तो शुरू में वहाँ पर देखने को हमें मिलता है कि जो वहाँ की महिलाएं थी उनको बौद्ध मठों में आने जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद में उनके एक शिष्य रहे हैं आनंद, उनके परम शिष्य थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि महिलाओं को भी शिक्षित किया जाए, महिलाएं भी जो है उन बौद्ध मठों में पढ़ाई करें। तो गौतम बुद्ध को थोड़ा सा डर था कि अगर महिलाएं साथ साथ को एजुकेशन होगी, पढ़ाई करेंगी, तो हो सकता है वहाँ का अनुशासन बिगड़ जाए उन बौद्ध मठों का, वहाँ का जो माहौल है, वातावरण है, उसमें कुछ अव्यवस्था आ जाए। लेकिन अपने शिष्य के अनुरोध पर उन्होंने उसको वहाँ पर अनुमति दे दी कि कुछ महिलाएं जो अपनी इच्छा रखती हों पढ़ने की, वो यहाँ पर पढ़ सकती हैं। तो उसके बाद फिर काफ़ी महिलाएं जो है पढ़ी लिखी हुई है वहाँ पर। उन महिलाओं के कुछ मैं नाम इसमें लिखना चाहता हूँ जो वहाँ पर पढ़ लिख करके उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। जैसे सुभा है, अनुपमा है, सुभा, अनुपमा, सुमेधा, सुमेधा है, और इसमें नाम पढ़ रहा हूँ मैं, संघमित्रा है, रानी प्रभावती गुप्ता है, संघमित्रा, रानी प्रभावती गुप्त, कुछ इस तरह की ये महिलाएं रही हैं पढ़ी लिखी। लेकिन फिर भी बौद्ध शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा जैसे वैदिक काल में थी अपने चरम सीमा पर, वैसी वहाँ पर फिर भी वो प्रोग्रेस नहीं कर पाई है। क्यों? क्योंकि बौद्ध काल में पुरुषों का महिलाओं से ज़्यादा वर्चस्व था। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा क्या है कि जो महिलाएं पढ़ लिख गई थी, इन्होंने भी समाज में कोई इतना ज़्यादा प्रयास नहीं किया है, इतना ज़्यादा प्रचार प्रयास नहीं किया है कि महिलाएं आगे निकल करके आए। उनको घर घर जाना चाहिए था और सभी जो लड़कियां थी उस ज़माने की उनको आकर्षित करना चाहिए था बौद्ध काल में आने, उसमें बौद्ध मठों में आने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। लेकिन उनकी तरफ से कोई खास प्रयास नहीं किया गया है। तो इसीलिए बौद्ध शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा जो है पुरुषों की अपेक्षा वो कम ही दिखाई देती है। नेक्स्ट इसमें आता है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा इसको हम वोकेशनल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन भी कह सकते हैं। इसमें जो उस ज़माने में विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय थे, कुछ व्यवसाय नए भी उभर करके आए हैं। विभिन्न प्रकार की जो हस्तकलाएं थी, जो हाथ की कारीगरी के सामान थे, उन सब का वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी उन बौद्ध मठों में, बौद्ध विहारों में। जैसे आपका हस्तकला है, सूत कातना हो गया, कढ़ाई का हो गया, बुनाई का हो गया, रंगाई का हो गया, कपड़ा बुनना, सिलाई करना, है ना। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। आपका भवन निर्माण कला है, एक से एक भवन निर्माण कला की वहाँ पर वो नमूने जो है दिखाई देते हैं। और जो आपके बाद में नालंदा विश्वविद्यालय बना है या विक्रमशिला या वल्लभी विश्वविद्यालय बना है हमारा, वो भी बौद्ध काल की जो तक्षशिला में पढ़ाई होती थी भवन निर्माण कला की, वहाँ से पढ़ करके वो कारीगर जो है वो तैयार हुए हैं। तो वहाँ की शिक्षा से प्रेरित होकर के वो नालंदा विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया है। और एक से एक गौतम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण मूर्तियों का निर्माण उन्होंने किया है। अर्थात मूर्ति कला का भी एक व्यवसाय था। उसके साथ साथ कृषि व्यवसाय है, आपका मेडिकल साइंस थी, है ना।
उसके साथ में हमारी बहुत सारी और उस ज़माने की जो भी हमारी आवश्यकता रही होगी व्यवसायों की, उन व्यवसायों की उन्होंने शिक्षा देनी वहाँ शुरू की थी और बहुत अच्छा उनका प्रयास भी रहा है और बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर कारीगर या व्यवसायी जो है पनपे है फिर हमारे वहाँ पर, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी।